हेलो गाइज, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। आखिरकार एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी जो इंतज़ार है वो अब खत्म होता है, क्योंकि अब आज से हर हफ्ते, जैसे आज का दिन है बुधवार वेडनेसडे, हर हफ्ते आपको एवरी वेडनेसडे को एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए एक लेक्चर अपलोड होगा। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी बड़ा होने वाला है, काफ़ी लेंदी है। लगभग अगर कहें तो आधे घंटे से ज़्यादा बड़ा ये वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी बुक से, किसी भी सीरीज से अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा का सारा निचोड़ यहाँ पर हमने रख दिया है, पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर पेज आपके सामने खुल गया है, इस पर नज़र डालते हैं माइक्रोबायोलॉजी पर। सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे, देन स्कोप क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप क्या है, और उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम अगले लेक्चर पे बात करेंगे, अगले नेक्स्ट वेडनेसडे पे। ओके, चलिए। तो दोस्तों, इंट्रोडक्शन। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज की डेट में माइक्रोबायोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का ये 8वीं यूनिट है। ठीक है, पूरे सिलेबस को आप देखेंगे 8वीं यूनिट का ये सिस्टम है। तो देखिएगा, इस डिफिनीशन यहाँ पे, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑफ माइक्रोस्कोपिक डायमेंशंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना जो माइक्रोस्कोपिक में, यानी माइक्रोस्कोपिक होंगे, माइक्रोस्कोप में देखे जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना है, क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बॉटनी ऐसे भी आप कर सकते हैं, या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। दैट इज ए सिंपल डिफिनीशन। नेक्स्ट पॉइंट में, दीज ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? टू स्मॉल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, टू बी क्लियरली परसीव्ड बाय द अनडेडेड ह्यूमन आईज। मतलब कि ह्यूमन आई से, यानी नेकेड आई से ह्यूमन के नहीं देखी जा सकती है, यानी इनको देखने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म टर्म यूज किया गया है। सिंपल। ओके, चलिए। जैसे देखिए आपके सामने माइक्रो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है ये, ठीक ना, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है, रफली स्पीकिंग ऑर्गेनिज्म विद ए डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर। मोस्टली जो रफली अगर देखा जाए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका डायमीटर कितना होता है? 1 मिलीमीटर और लेस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फॉल इनटू द ब्रॉड डोमेन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एट प्रेजेंट, आज के समय में, प्रेजेंट की बात कर रहा है, देयर इज जनरल एग्रीमेंट to include 5 major group as microorganism, the subdivision of virology, bacteriology, mycology या microbiology भी, phycology and प्रोटोजूलॉजी। यानी अगर जनरल टर्म में यूज किया जाए तो ये 5 ऐसे सब डिविजन्स हैं जिनके अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सभी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझे? चलो इसको ऐसे देखो, वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ वायरस, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस या फंजाई, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजूलॉजी स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं प्रोटोजोआ के मेंबर्स। तो इतने मेंबर्स को स्टडी करना, किस एक साथ स्टडी करना माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत। समझ गए? ये सब अलग अलग ब्रांचेज हैं, लेकिन उसके अंतर्गत आने वाले सभी ऑर्गेनिज्म को एक साथ जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं बायोलॉजी की, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं, और इसके सभी मेंबर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही कहे जाते हैं। सिंपल। अब उसे अगर देखा जाए, यहाँ लिखा है द स्टडी ऑफ वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी एंड प्रोटोजोआ रेस्पेक्टिवली। इसी को टर्म यूज कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत क्या है, सबको अलग अलग तरीके से ब्रैकेट में यहाँ पर बता दिया गया है।
तो वीडियो कैसा लग रहा है, ये नोट्स कैसा लग रहा है, ये जितना भी नोट्स यहाँ पर लिया गया है सब के सब नोट्स जो हमने नोट्स बनाए हैं माइक्रोबायोलॉजी का पेपर फर्स्ट का उसी से लिया गया है, कहीं और से नहीं। उसमें काफ़ी हद तक हमने कई ऐसे बुक हैं जहाँ से कलेक्शन करके उस नोट्स को तैयार किया है। तो बहुत बेहतरीन नोट्स है। बहुत लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में जो अभी रिसेंटली बीता है एग्ज़ाम वगैरह, इसके पहले बहुत लोगों ने उसको लिया है और अध्ययन किया है। तो जिनको भी इसकी आवश्यकता होगी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप उस माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग जो सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लगा लीजिएगा इम्पोर्टेंट। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, अब इम्पोर्टेंट की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी का स्कोप और इम्पोर्टेंस पूछता है और इसके साथ ही साथ हिस्ट्री भी आ जाएगा यहीं पे। तो सबसे पहले स्कोप क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, तो आइए देखते हैं। एक एक पॉइंट में आप देखते चलिएगा, जो पॉइंट आपको लगे कि आपके काम का है, अच्छा लग रहा है, तो आप उस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ठीक है, बेहतर ये होगा कि आपको सब लिख लेना चाहिए, उसके बाद जितना भी तैयार हो पाएगा आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के लिए। और अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, 4 या 5 दिन में फिर आप लोग नोट्स लेते हैं, जब एग्जाम के 4 से 5 दिन रह जाते हैं तो उसमें आपका कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं उससे। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी is a very wide and modern branch of biology which includes in general the study of morphology, classification and physiology of microorganisms। मतलब अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी के जनरल टर्म में हम क्या क्या कह सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड फिजियोलॉजी। ये तीनों प्रोसेसेस को अध्ययन करना माइक्रो ऑर्गेनिज्म का माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। केमिकल एक्टिविटीज क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या है, मच अटेंशन ऑफ बायोकेमिकल्स, केमिस्ट, इन सबसे क्या इसका रिलेशंस है, पूरा कंप्लीट स्टडी करना इसका मेन एम है, मेन स्कोप है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, इस पर अभी हमने समर वर्कशॉप भी स्टार्ट करा दिया है अपने कॉलेज में। बच्चों को इस पर हमने एक इस फील्ड का उनको समर वर्कशॉप दे दिया है, उस पर वो तैयार करेंगे, उस बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का कैटेगराइज किया जाएगा। तो बहुत अच्छी टॉपिक है ये। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज़्यादा अपना रोल प्ले अदा करता है, यानी इंपॉर्टेंट तरीके से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है गाइज, उसको डिकम्पोज करने में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। एंड द रिटर्न ऑफ मिनरल टू द सॉइल, और फिर से सॉइल में मिनरल्स को डिकम्पोज कर देता है, मैटर ऑर्गेनिक मैटर को उसमें डिकम्पोज कर देता है, मिला देता है दोनों का, यानी मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर दोनों का मिक्सिंग हो जाता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, डिकम्पोजिंग वायरसेस, डिकम्पोजिंग अदर फंगस एंड प्रोटोजोन्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। Life of green plants is much dependent on this process, which in turn determine the life of animals including man। मैन का भी पूरा जो रोल है वो डिपेंड करता है कि माइक्रो मीन्स अगर देखा जाए तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, और इस प्रोसेस के माध्यम से इस पर डिपेंड होते हैं। डिकम्पोजिंग जो मैटर होता है, जो डिकम्पोज किया जाता है, उस बेसिस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट दोनों एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ तक कि जो हायर एनिमल्स होते हैं लाइक मैन, वो भी डिपेंडेंट होते हैं इन पे। अब आइए यहाँ पर जो स्कोप है, कौन कौन सी फील्ड है जहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, वो हम यहाँ पर एक चार्ट माध्यम से एक आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। जैसे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अगर ऊपर की जो पॉइंट्स है उसको आपने लिख लिया है तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे आपको नंबर अच्छा सा मिलेगा, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट आप एक ही जगह पर रख दे रहे हैं। जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मेडिकल ऑफ फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी इसका बहुत ज़्यादा रोल है। वैक्सीन एंड इम्यूनोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा रोल है। एग्रीकल्चर में भी काफ़ी हद तक रोल है।
इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा है, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी में इनका रोल है, इंडस्ट्रीज में इनका रोल है, जियोकेमिकल एप्लीकेशन में इनका रोल है, एक्जो माइक्रोबायोलॉजी में इनका रोल है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एप्लीकेशन में रोल है। मतलब हर जगह इनका रोल है, बहुत बड़ा रोल है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल, जिनमें से अब बैक्टीरिया का अगर एग्जांपल दें तो बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? रूट नोड्यूल में पाया जाता है। मेनी लेग्यूमिनस प्लांट्स, जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उन सब की रूट नोड्यूल में बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है? आप कमेंट करके बताइए कौन से बैक्टीरिया है जो रूट नोड्यूल में पाया जाता है। देखते किसको किसको आता है। क्या करता है? कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको फिक्स करने का काम करता है, एंड सप्लाई इट टू प्लांट्स। ये देखिए रूट नोड्यूल है, ये सब रूट नोड्यूल निकले हुए हैं, देख सकते हैं ये सब देख सकते हैं आप लोग। और ये रहा बैक्टीरिया नीचे, इस तरीके से बैक्टीरिया दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो हेल्पफुल इन सेवरल इंडस्ट्रीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सेवरल इंडस्ट्रीज में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, जैसे बेकिंग हो गया, बेकिंग इंडस्ट्रीज, बियर इंडस्ट्रीज, वाइन इंडस्ट्रीज, है ना, चीफली डिपेंडेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सब कुछ पूरा पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सच एज एसीटोन, ब्यूटिल एल्कोहल, लैक्टिक एसिड एंड एसिटिक एसिड etc are manufactured only by the helpful of microorganism। इस सब के सब डिपेंडेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे। अगला पॉइंट हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक। और भी किस में इंपॉर्टेंट है? एंटीबायोटिक बनाया जाता है, एंड इससे बहुत इन सब का यूज करके तमाम प्रकार के एंटीबायोटिक्स दवाएं बनाई जाती है। आगे है माइक्रोबायोलॉजी हैज इट्स एप्लीकेशन इन मेडिसिन। इसका मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन में। द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन आर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मैनी डिजीज, द मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन सर्जरी एंड जनरल सैनिटेशन फॉलोड इन हॉस्पिटल्स etc। ओके, इन सभी फील्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। आगे पॉइंट हो जाएगा माइक्रोबायोलॉजी हैज ए डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डायरेक्ट इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इसका। medicines etc microbiology has also indirect application in study of many other branches of science and technology। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो इनडायरेक्टली बहुत ऐसे फील्ड हैं जिसमें इसका बहुत बड़ा रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, यानी माइक्रो बायोलॉजी का। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसका स्कोप हो गया, एम एंड स्कोप क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ें नोट्स हमने बना दी हैं। अगर इसका अलग से क्वेश्चन पूछता है तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ज़बरदस्त तरीके से अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म है यहाँ से। ओके, क्या है तो सबसे पहले स्टार्टिंग में माइक्रोबायोलॉजी की जो नींव है वो रखने वाले हैं A.V. लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक। यहाँ पर जो एफ है वो कट कर दीजिएगा। द बिगनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में बी कंसिडर्ड एज विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो सबसे पहले बैक्टीरिया की डिस्कवरी किए, ठीक है, वो थे लीवेनहॉक। एंटोनी वान
लीवेनहॉक काफ़ी फेमस और जाने माने साइंटिस्ट हैं। इन्होंने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टर्म यूज किया था, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ही मे बी कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंड ई बैक्टीरियोलॉजी। तो आइए अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। द बिगिनिंग ऑफ माइक्रोबायोलॉजी मे बी कंसिडर्ड एज विद द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया। फर्स्ट जब बैक्टीरिया के फर्स्ट सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी, उसी के साथ ही माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो गई थी। और इसको सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं वो हैं A.V. लीवेनहॉक। एफ यहाँ पर कट कर दीजिएगा, बीच में ये एफ दिख रहा है, इसको कट कर दीजिएगा। एंटोनी वान लीवेनहॉक, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है एंड फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी या प्रोटोजूलॉजी कहा जाता है। ठीक, ही आल्सो नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके, तो कभी मत भूलना, गलती मत करना कभी भी। अगर पूछे माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है तो एंटोनियो वान लीवेनहॉक ही आपको कहना है। ठीक है। लिनियस इन 1738 एस्टेब्लिश द जीनस वार्म्स। इन्होंने लिनियस ने क्या किया था, जो बैक्टीरिया है उसको वार्म जीनस के अंतर्गत रखा, आर वार। चार्जन इंक्लूड्स दीज बैक्टीरिया इन लिटिल एनिमल्स। इन्होंने क्या किया, लिटिल एनिमल्स के अंतर्गत रख दिया। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वाज फर्स्ट मेड बाय O.E. मुलर in 1773 and 1786 and he introduced the term Vibrio and Monas। वाइब्रियो और मोनास टर्म यूज करने वाले अगर साइंटिस्ट की बात की जाए तो आपको ध्यान में याद रख लेना है O.E. मुलर। अब आप अपने सामने देख सकते हैं वेरियस टाइप के यहाँ पे साइंटिस्ट हैं। रॉबर्ट हुक हैं, एंटोनी वान लीवेनहॉक हैं, फ्रांसिस्को रेडी हैं, लुईस पास्चर हैं, रॉबर्ट कोच हैं, काफ़ी माने जाने जो साइंटिस्ट हैं वो सब इसके अंतर्गत यहाँ पर हमने रख दिया है ताकि आप एक बार पहचान लें। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, हैंस ग्राम हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव टर्म जो यूज किए थे। ओके, आगे बात करते हैं। द जीनस बैक्टीरिया वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय C.G. एरनबर्ग। तो बैक्टीरिया टर्म यूज करने वाले साइंटिस्ट हैं एरनबर्ग और खोज करने वाले साइंटिस्ट हैं लीवेनहॉक। समझ गए। ही यूज द टर्म बैक्टीरियम। ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड द जेनेरिक टर्म बैक्टीरियम, स्पाइरुलम एंड स्पाइरोकीटा। स्पाइरोकीटा, स्पाइरुलम, बैक्टीरियम, ये सब टर्म यूज करने वाले साइंटिस्ट कौन है, एरनबर्ग हैं। ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी एग्जाम में कंपटीशन वगैरह में बहुत पूछा जाता है। नगेली 1857 ईस्वी में सजेस्टेड द नेम साइजोमास्टीज, यानी बैक्टीरिया को क्या टर्म यूज किया उन्होंने, एक अलग से ग्रुप में रख दिया, साइजोमास्टीज ग्रुप में। ठीक है, आगे हैं। फ्रॉम द टाइम ऑफ एरिस्टोटल 322 से 321 BC पूर्व की बात कर रहा है। देयर बाज फर्स्ट बिलीव दैट एनिमल्स माइट ओरिजिनेट स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम सोयल। सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि जो एनिमल्स हैं उनका ओरिजिन स्पॉन्टेनियसली किससे हुआ है, सोयल से हुआ है। ठीक है, प्लांट्स आर फ्रॉम अदर मटेरियल, या प्लांट से या फिर अदर मटेरियल से इनका ओरिजिन हुआ है। ओके, आगे हैं। ये महान साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, आपके सामने दिख रहे हैं। लुईस पास्चर ने क्या किया था ये देखते हैं। लुईस पास्चर प्रूव दैट द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज की जर्म थ्योरी अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में किसने दिया है तो वो है लुईस पास्चर। आगे हैं। अराउंड 1880 ही आइसोलेटेड द जर्म रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकन और कॉलेरा का 1880 ईस्वी में इन्होंने अराउंड नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, आइसोलेट किया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड पास्चर एंड कोच वर बिजी इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ बैक्टीरिया एंड विद डिजीज ऑफ मैन एंड एनिमल्स।
मैन और एनिमल से बैक्टीरियल डिजीज का क्या रिलेशनशिप होता है, इस पर दोनों लोग क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, काफ़ी बिजी थे। आगे है लॉर्ड लिस्टर 1827 और 1912 के बीच में वाज मेकिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरियोलॉजी इन द फील्ड ऑफ सर्जरी। फील्ड ऑफ सर्जरी के केस में प्रैक्टिकली प्रूफ करने वाले जो साइंटिस्ट हैं लॉर्ड लिस्टर हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हैं। द पीरियड बिटवीन 1880 टू 1900 में बी टेकन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी का गोल्डन पीरियड किसे कहते हैं, 1880 से 1900 ईस्वी के बीच को। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन 1888 बेजरिंग आइसोलेटेड रूट नोडुल बैक्टीरियल में रूट नोडुल में जो बैक्टीरिया पाया जाता है उसको सबसे पहले आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो बेजरिंग है। और इन्होंने बताया कि ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन 1892 1992 ईस्वी में काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं इवानोव्स्की। भाई इवानोव्स्की ने क्या किया था, डिस्कवर द टोबैको मोजेक वायरस की खोज किया था इन्होंने। एमिल हैंसेन ने क्या किया था, डेवलप प्योर कल्चरल स्टडी ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया एंड मैन्युफैक्चर वाइनगार्ड। सबसे पहले बैक्टीरिया और ईस्ट का यूज करके प्योर कल्चर स्टडी किसने किया था, एमिल हैंसेन ने। आगे हैं एडमेट्स क्या है, यूज प्योर कल्चर इन चीज मैन्युफैक्चर का यूज किसने किया था, इन्होंने किया था। एंड H.W. कॉन एंड H. बेगमैन डेवलप प्योर कल्चर ऑफ बटर मैन्युफैक्चर। आगे है इन 1929 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग मेड द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये आपके सामने उनकी तस्वीर भी दिख रही है, इसलिए हमने तस्वीर भी लगा दिया है। तो दोस्तों ये रही इसकी हिस्ट्री। अभी और भी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके नाम बताने बाकी हैं, देखते रहिएगा। वाकमैन एंड हिज एसोसिएटेड डिस्कवर्ड द स्ट्रेप्टोमाइसिन आफ्टरवर्ड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने किया था, वाकमैन ने किया था। 1945 एंडर्स रॉबिन्स एंड वेलर डिस्कवर एंड कल्चर पोलियोमाइसिटीज हो जाएगा वायरस इन मंकी टिश्यूज इन फ्लास्क में मंकी टिश्यूज पे इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बाय 1955 पोलियो वैक्सीन वाज डेवलप। 1955 ईस्वी में पोलियो वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई। इन 1958 जोसलियम लेडरबर्ग, जॉर्ज बेडल एंड एडवर्ड टैटम शेयर्ड नोबेल प्राइज फॉर वन जीन वन बायोकेमिकल प्रोसेस थ्योरी। वन जीन वन बायोकेमिकल प्रोसेस थ्योरी जो दिया था, इसके लिए इन लोगों को क्या मिला था, नोबेल प्राइज दिया गया था 1958 ईस्वी में। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आगे है एडवांसेस इन फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म वर मेड बाय फ्रिट्ज लिपमैन एंड हैंसक्रे इन 1961। होली H.G. खुराना, इन्होंने इसके बारे में बताया था। एडवांस फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म, इसके बारे में काफ़ी हद तक टिप्पणी किया था इन्होंने। नीरेनबर्ग वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ जीन। आर्टिफिशियल सिंथेसिस जीन कैसे सिंथेसाइज किया जाता है उसके बारे में सबसे पहले इन्होंने बताया था नीरेनबर्ग ने, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। दस इट सीम्स दैट आफ्टर 1940 वर आर अगेन इन गोल्डन पीरियड ऑफ एडवांस माइक्रोबायोलॉजी। गोल्डन पीरियड ऑफ एडवांस माइक्रोबायोलॉजी का एरा कौन सा कहलाता है, 1940 के बाद का एरा कहलाता है। ओके, अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू द चॉइस एंड टर्मिनोलॉजी और चॉइस के आधार पे माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है, स्पेशलिस्ट द मेन ब्रांच ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मेन ब्रांच जो होती है माइक्रोबायोलॉजी उसके अंतर्गत नीचे दिया गया है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी,
फूड माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, सॉयल माइक्रोबायोलॉजी एंड एयर माइक्रोबायोलॉजी, ये उसकी ब्रांचेज है। इन स्पेशलिस्ट के अकॉर्डिंग यही ब्रांच रखी गई हैं। ओके, सो गाइज इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ये कैसा रहा वीडियो, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पर टाइपिंग करने में काफ़ी हद तक स्पेलिंग यहाँ पर बीच बीच में मिस्टेक है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग भी और उसको सही कर लीजिएगा। बाकी का नोट्स आपके लिए बहुत बेटर है। आई होप कि आप लोग ने काफ़ी इसको एंजॉय किया होगा। और चैनल को पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फटाफट सबके पास शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स मिलना बहुत इम्पॉसिबल है। मार्केट में जल्दी मिलता नहीं है, सीरीज जल्दी मिलती नहीं है, और नोट्स सीरीज मिलती भी हैं तो काफ़ी हद तक महंगी होती हैं। और जो हमारे बॉटनी लेक्चर में आपको चारों पेपर की, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर की जो नोट्स मिल रही हैं वो काफ़ी हद तक सरल हैं, सरल लैंग्वेज में हैं और कम से कम प्राइस में रखे गए हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है, उस पर आप संपर्क करेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।